वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में जिक्र भी कर रहे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड कि हमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि कोविड में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ हमने देखी है कि हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर हम लोगों ने बात की कि जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम जो जरासीम हैं उनका मुकाबला भी डट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो कोविड है उससे हम लोग तभी बच सकते हैं जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग किस तरह होगी? अच्छा खाने से। जैसे ही हमारी अच्छी सेहत होगी, अच्छा हम खाएँ पिएंगे, अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिसमें विटामिन हों, नमकियात वगैरह हों, तभी हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसे हम गुड इम्यूनिटी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सूरज की रोशनी की कमी और नाकिस खुराक जो है विटामिन डी की कमी की दो आम वजूहात समझी जाती हैं। और जिसमें जब विटामिन डी की कमी मतलब हो रही होती है तो खुश्क जल्द का भी हमें सामना करना पड़ रहा होता है। विटामिन डी में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात भी पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये जल्द को जरासीम और नुकसानदेह केमिकल से बचा रहा होता है और इसकी कमी जल्द पर की महासों का सबब भी बन सकती है। बिल्कुल। इसी साथ अगर हम देखें तो विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को झुर्रियों और बारीक लकीरों की ज़ाहरी शक्ल का जो है वो भी सामना करना पड़ रहा होता है। उसके अलावा सूरज की रोशनी जो है वो जिस्म में विटामिन डी पैदा करने में अगर सोर्सेज की बात करें ना कि हमें विटामिन डी कैसे मिल सकता है, तो वो सूरज की जो शुआएँ हैं उनसे हमें मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मछली, दूध, अंडे, फल, सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी विटामिन डी का बहुत ज़्यादा एक अच्छा आप कह लें कि रिच सोर्स हैं। अब इन और चीज़ों से हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत अरीज हारून। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अरीज। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि विटामिन डी जब तक नहीं हमारी बॉडी में होगा तो जो हम कैल्शियम जो भी कैल्शियम लेते हैं ना, पहले तो उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी हमारी बॉडी में। ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग दूध दही खाते रहते हैं और कहते हैं फिर भी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जिसमें में दर्द है, मसल में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये होती है कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती हैं। अच्छा, विटामिन प्रॉब्लम ये कि हम लोग समझते हैं कि हम बहुत सारी फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे तो हमें विटामिन डी मिल जाएगा। तो नेचुरल सोर्सेज बहुत कम है, लिमिटेड है विटामिन डी की। दूसरा, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में करने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। और अगर वो सनलाइट, और वो भी टाइम है फिक्स है, जैसे सुबह के वक्त आप जाएंगे तब वो एक्टिव होगी। ये नहीं कि हम दोपहर को 12 बजे जाके धूप में खड़े हो जाए हम क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको मॉर्निंग सनलाइट, यानी कि जैसे आप सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज निकल रहा होता है तो आप उस वक्त जाके वॉक करें तो वो बहुत अच्छा जो है ना आपका विटामिन डी एक्टिव करता है। तो एक्टिव फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। जब विटामिन डी अच्छी होगी हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी, स्किन अच्छी होगी, क्योंकि ये बेसिकली सेल की जो हम लोग रीजनरेट कहते हैं ना कि जो ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी बताए थे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि जब स्किन रीग्रो करेगी तो फिर स्किन आएगी ना, न्यू स्किन आएगी, स्किन अच्छी होगी। तो रीग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है अरीज। जिस तरह से आप कह रही हैं कि नेचुरल सोर्सेज बहुत कम हैं, तो फिर यानी कि हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर हम सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे होंगे तो वो किस तरीके से हम उसका इंतखाब करेंगे, फैसला करेंगे? देखो, नेचुरल सोर्सेज कम है लेकिन नेचुरल सोर्सेज हैं बहुत अच्छी। जैसे आपने फिश का कहा, तो फिश बहुत अच्छी, जितनी फैटी फिश है, स्पेशली जो ट्यूना होती है वो बहुत अच्छी सोर्स है। तो अगर हम सर्दियों में मछली इस्तेमाल करते हैं, मीट का इस्तेमाल करते हैं, अंडे की जर्दी बहुत अच्छी सोर्स है, वो लेते हैं, फैटी नट्स लेते हैं जिसमें जो गुड सोर्सेज ऑफ गुड फैट, तो वो हमारी विटामिन डी एक्टिव भी करेगी, सोर्स भी मिल जाएगी। वो लोग डेफिशिएंसी में जाते हैं ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली अगर कोई वेजिटेरियन डाइट फॉलो करे या बहुत कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स फॉलो करें, उनको फिर हम लोग चेक सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स आजकल क्या आ रहा है, एक डेली सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें डेली की डोज एडेड होती है। बूस्टर्स होते हैं इस तरह होते हैं कि आप मंथली या एवरी मंथ ट्वाइस आप ले सकते हैं वो, तो वो आपकी पूरी कर देती है, इतनी नीड पूरी हो जाती है कि महीना या 15 दिन आपके बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। तो हम लोग सब एडवाइस करते हैं इसलिए, लेकिन वो एज रिलेटेड, नीड रिलेटेड होते हैं। हर एक उठा के ये नहीं कि मैंने क्योंकि विटामिन डी लेनी है तो मैं महीने वाली जो डोज है वो खा लूँ, ऐसे नहीं। तो ये पूछ के हमेशा किसी से लेना चाहिए कि आपकी कितनी नीड है, बिकॉज विटामिन डी उन विटामिन से है जिसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, यानी कि अगर वो रेंज से ज्यादा तो वो टॉक्सिक फॉर्म में चली जाएगी, वो आपके फिर ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होती है एंड हार्मफुल हो जाती है। अच्छा, हमें बताइएगा कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो एक आम शख्स को कैसे पता चल सकता है कि उसको विटामिन डी की कमी हो गई है और उसको या तो सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए या फिर इस तरह के सोर्सेज के पास जाना चाहिए जो कि विटामिन डी जनरेट कर रहे हों? देखो, विटामिन डी का बहुत जो सबसे पहला जो आता है ना, वो तो क्रैम्पिंग होती है, पेन होती है, हड्डियों में भी दर्द महसूस होती है, कमर में, टांगों में, तो वो बड़ी कॉमन कंप्लेन आती है। थकावट बहुत हो जाती है, हीट हो जाते हैं, जैसे
सोकर उठेंगी लेकिन वो फ्रेश फील नहीं आएगी, एक फटीग फील आएगी हो जाती है। अगर बच्चे होंगे तो बच्चों की डिफरेंट होती है, बच्चों की क्योंकि बोन्स फिर वीक होना शुरू हो जाती है ना, उनकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खत्म होती है, तो उनकी बोन्स एक डिजीज होती है, रिकेट्स हो जाती है बच्चों में, यानी उनके रिब्स वगैरह बोन्स बेंड होना शुरू हो जाती हैं। ओल्ड एज होगा तो वही है कि जल्दी जो चीज़ आपको बोन पेन या जो आपकी बोन्स वीक होनी है वो 60 या 70 में वो अर्ली शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे कॉमन फटीग एंड टायर्डनेस एंड क्रैम्पिंग जो पेन आती है। अच्छा ठीक है, जो डेफिशिएंसी जब होती है विटामिन डी की, तो क्या बालों पर भी असर पड़ रहा होता है उसका? बाल भी लोगों के गिरना शुरू हो जाते हैं? देखिए रीग्रोथ करने के लिए सेल्स हमारे जितने भी हैं उसको रीजनरेट करने के लिए सारे विटामिन चाहिए होते हैं, ठीक है। जितने मिनरल्स एंड टेस्ट वो रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स है, हमारे हेयर है, उसके लिए। तो अगर हमारी कोई भी चीज़ डेफिशिएंट होगी तो हमारे ये कॉमन सिम्टम्स है, हमारी बॉडी एक हिंट देती है कि अब आपके अंदर ये डेफिशिएंसी आगे से ज़्यादा हो, इंटरनली आपको इशू स्टार्ट हो, तो वो फिजिकली आपको जो है ना फील होना शुरू, हेयर फॉल है उसमें, स्किन खराब होना शुरू होती है, नेल्स ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपको फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा अरीशा, में ये भी बताइएगा कि अगर हमने अपनी स्किन को फ्रेश रखना है, ये हमें यंग दिखना है, जिनके हर एक का बड़ा होता है, हर एक लड़कियों को क्या बात हो गई या तो हम खवातीन की बात कर लें या मर्दों की बात कर लें, हर कोई मतलब यंग दिखना चाहता है, तो विटामिन डी का कितना इसमें इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए विटामिन डी की बहुत इसलिए इम्पोर्टेंस है, जैसे वही बात आ गई स्किन की रीग्रोथ के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट ना, आप लेना ही लेना। उसके अलावा अगर आप जितने एक्टिव होंगे उतना आप यंग लगेंगे, आप उतने एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना आप एनर्जेटिक होंगे। तो विटामिन डी फटीग फीलिंग आती है ना, जो लोग काम नहीं कर सकते तो ना एक्सरसाइज कर सकते हैं ना वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंडली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जहाँ वेट गेन वहाँ पे वैसे ही आप अपनी एज से बड़े लगना शुरू हो जाएंगे, यंग तो लगेंगे ही नहीं। तो आपने वेट कंट्रोल करने, क्योंकि विटामिन डी वो है जो हमारा गट सिस्टम अच्छा करेगी, तो गट सिस्टम अच्छा होगा तो जो भी हम खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो वेट गेन भी स्टार्ट हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। ठीक है अरीज, एक मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ खवातीन के अंदर डेफिशिएंसी होती है, ना बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी होती है, ना मर्दों के अंदर डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन डी की ज़रूरत भी सिर्फ खवातीन को ही होती है। लेकिन कोई बात नहीं, धूप में बैठो सारा मसला हल हो जाएगा। इन सारे मिथ्स को ज़रा एक दफ़ा आप जो हैं एड्रेस कर दीजिए प्लीज़। डेफिशिएंसीज जो है ना वो किसी भी एज में किसी भी जेंडर में हो सकती है, ठीक है, मेल्स हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी एज में भी हो सकती है। तो बच्चों को होती है जैसे मैंने बताया, क्योंकि आजकल हमारी ये है कि मदर्स को इसलिए कि मैटरनल जो होती है एक जनरेशन उन्होंने बढ़ानी है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेफिशिएंसीज बहुत हो रही हैं। तो वो क्या होता है कि जब डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाती है। हमारे आजकल पहले से होता था कि बच्चे 9-10 ईयर्स के हुए फिर उनको कोई सप्लीमेंट एडवाइस करते थे। आजकल हम लोग चेक करते हैं कि अगर ग्रोथ सही नहीं हो रही तो हम बहुत अर्ली एडवाइस कर देते हैं हम लोग सप्लीमेंट्स ना। तो वो ये कि बच्चे डेफिशिएंसी है और जैसे मैंने कहा बोन्स उनकी वीक हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती है, हाइट ग्रो नहीं करती और वो बच्चा थका थका रहता है, तो उसको आपने एडवाइस करनी है। इसी तरह जो आदमी है उनको भी ज़रूरत होती है। आदमियों का ये कि क्योंकि वो काम करते हैं और मीट लवर्स मेजॉरिटी होते हैं, तो वो किसी तरीके से, लेकिन डेफिशिएंसीज होती हैं, चेक कराते हैं, क्योंकि कोई आदमी है जिसकी एक रूटीन बड़ी अच्छी सी चल रही थी, वो कुछ अर्से के बाद कहता है कि मैं थक जाता हूँ, मैं सोकर उठता हूँ, मैं फ्रेश नहीं होता, या मेरी टांगों में दर्द, तो वी गो कि हम चेक प्लीज इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेशन की लेवल आ जाता है, हम एडवाइस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है अरीज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और हमें विटामिन डी जो है उसके बारे में बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना मतलब वो हार्मफुल हो सकती है और उसका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में होना चाहिए लाजमी तौर पर, अगर आपने अपने स्किन को फ्रेश रखना है और आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहें और आप सुबह फ्रेश उठें, तो विटामिन डी जो है वो अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश उठें और सर्दी आने वाली है, वो आपको वैसे ही फ्रेश उठने नहीं दे रही होती, आप सुस्ती के मारे हुए होते हैं और वो मौसम अब आता चला जा रहा है। जो गुज़श्ता 1-2 रोज़ पहले बारिशें हुई हैं, उससे थोड़ा सा मौसम तब्दील हो गया है और रात को तो अब सर्दी हो जाती है। भाई आपने फैन ऑफ किया कि नहीं किया? फैन ऑफ कर दिया जी, सारे फैन ऑफ कर दिए। कल मैच के बाद ऑन हो गए थे सारे, लेकिन फैन ऑफ कर दिया। लेकिन यह है कि यही बेहतर है कि आप फैन ऑफ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह हो रहा होता है कि हम लोग नहीं ऑफ कर रहे होते तो हम बीमार पड़ रहे होते हैं, जैसे कि मैं बीमार पड़ गई थी। हाँ, इकरा बीमार पड़ गई थी। इकरा एक हफ्ता हमारे साथ, तकरीबन 5 दिन हमारे साथ नहीं थी और अब इकरा ठीक हो गई हैं, वापस आ गई हैं और सबको कह रही हैं कि ये फ़ैन भी ऑफ़ कर दो, वो फ़ैन भी ऑफ कर दो, बीमार पड़ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। बर्फ़बारी भी हमें पता है कि जी के शुरू हो चुकी हुई है और ठंडी हवाएं हमें नॉर्थ में इससे आती हुई जो है वो महसूस हो रही हैं। हम बात करेंगे जी कि अब मौसम कैसा रहेगा, बारिशें कब होंगी
और साथ क्योंकि मौसम के साथ बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा है, अब डेंगू वायरस भी 15 से हमने नीचे आना है दर्जा हरारत से, तो फिर हमें उससे भी छुटकारा शायद मिल रहा होगा। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी सी खुनकी तो हो गई है और पंखे बंद भी करने पड़ रहे हैं रात को खुसूसी तौर पर। अब 2-4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, मज़ीद बारिशें हो सकती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये जो स्पेल था जी, ये आज तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। केपी के कुछ नॉर्थ वेस्ट इलाके हैं जैसे चित्राल, दीर और उससे मुल्का इलाके, एजेंसीज के जो हैं कोटा के, तो उसमें हो सकती है मजीद आज भी, और हो सकता है कल भी कोई हल्की फुल्की हो। तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर आगे चंद एक दिन तो हफ्ता 10 दिन तक कह लें आप, कोई ऐसा खास स्पेल नहीं है। तो वही कोल्ड एयर जाहिर है, एक दफा वेव निकल जाए तो उसके पीछे कोल्ड एयर आती है, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि सर्दी बढ़ गई है। तो इस तरह से ही रहेगा अगले चंद दिन के, खासकर रात में और सुबह में ठंड बढ़ जाएगी। और चूंकि हाई प्रेशर प्रिवेल करेगा, और उसके बाद फिर नवंबर के पहले हफ्ते में कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले स्पेल का। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से हमजा भी बात कर रहा था कि डेंगू का, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं और सारे मतलब बात ये चीज़ हो रही कि डेंगू तब ख़त्म होगा, जोर टूटेगा तब जब दर्जा हरारत 15 तक आएगा। तो ये दर्जा हरारत 15 तक कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, इसमें वही मिड ऑफ नवंबर के आसपास आप कह सकते हैं, यानी नवंबर में जो पहला स्पेल एक्सपेक्टेड है पहले हफ्ते में या पहले 10 दिनों में आप कह लें, तो उसके वो स्पेल गुजर जाएगा। यानी पहले 10 दिनों के बाद तो फिर कुछ टेम्परेचर नीचे, खासकर दिन के दर्जा हरारत उसमें फिर कम होने के इम्कान होगा। रात में तो खैर सर्दी हो जाएगी, लेकिन दिन के दर्जा हरारत फिर उस स्पेल के बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि कम होकर नीचे आएंगे। ठीक है सरदार साहब, साउथ के मौसम के बारे में थोड़ा सा बताएं। कराची का मौसम कैसा रहेगा, सिंध का मौसम कैसा रहेगा? कराची और सिंध में तो ड्राई वेदर है जी। यहाँ सर्दियों में तो बारिश वारिश का कोई इम्कान ना होने के बराबर होता है, तो कोई भी नहीं है ऐसा इम्कान अभी। और वही कराची का टेम्परेचर रात के जो है ना 18 से 20 अगले दिनों में इस रेंज में रहने का इम्कान है, और बाकी सिंध में वही 15-16 इस रेंज में रहने का। और दिन में तो यहाँ सर्दी बिल्कुल भी नहीं है अभी, वो तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में जाके होती है, तीसरे हफ्ते में या आखिरी हफ्ते में कुछ निस्बतन सर्द होता है मौसम। अलबत्ता रात में हल्की फुल्की, चूंकि ड्राई एयर एकदम प्रिवेल कर रही है अब, तो वो रात में खुनकी बढ़ जाती है रात में और सुबह में, तो वो रहेगी। ठीक। अच्छा सरदार साहब, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब जब गर्मियाँ आ रही होती हैं तो हम ये पूछ रहे होते हैं कि जी गर्मियाँ जो हैं वो लंबी तो नहीं हो जाएंगी, और जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तब हम ये भी पूछते हैं कि जी कि क्या सर्दियाँ लंबी होंगी ना? तो ये बता दीजिए कि सर्दियाँ जो हैं वो मतलब किस, हमारा क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया हुआ है, महीने बदल गए हुए हैं, तो क्या कुछ प्रोलॉन्ग होंगी? क्या प्रिडिक्ट अभी किया जा रहा है? इसमें अभी कुछ हतमी तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि वो जो प्रॉपर पूरी सीजन की फोरकास्ट होती है वो दिसंबर में इशू की जाएगी, तो फिर ही कुछ बात की जा सकेगी प्रोलॉन्ग करेगी कि नहीं। लेकिन फिलहाल की असेसमेंट आप कह लें, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कह लें, असेसमेंट कह लें कि कोई इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग होती हुई नहीं दिखाई देती, अनलेस के वही आपको पता है कि जो हमारे शुमाली इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर अगर बारिशों के स्पेल चलते रहे तो वो मार्च में क्या अप्रैल में भी कई इलाके सर्दी की जद में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो देखना होगा, सीजनल फोरकास्ट पे बेस करता है कि वो फिर मार्च टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च कैसा रहता है मौसम। लेकिन वही जनवरी फरवरी तक तो रहती है सर्दी अमूमन, फरवरी के आखिर तक। ठीक है सरदार साहब, नॉर्थ के हवाले से बता दीजिएगा और स्नो फॉलिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जब स्नो फॉलिंग होगी तो हम फिर नॉर्दर्न एरियाज के रुख भी करें। जी, ये जो स्पेल था मौजूद है, इसमें तो जितनी होनी थी हो चुकी, मतलब कोई ज्यादा मेरे ख्याल में ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हुई है। तो नवंबर में जो स्पेल है उसमें फिर आप तवक्को कर सकते हैं। हम देखें वो कितनी, जब हमारे एरिया के करीब वो मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा तो देखना होगा कि उसमें कितनी शिद्दत होती है, तो उसके नतीजे में स्नोफॉल फिर अच्छी हो सकती है। वो जाहिर है नवंबर के शुरू के दिनों में ही उसके बारे में आप बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे वाकई आप बात कर रहे थे मौसम कैसा रहेगा मुल्क भर का, वो आपने हमें बताया, तो अपने प्लान्स आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। जो पंखे बंद करवा रहे हैं वो बर्फ़बारी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कब बर्फ़बारी हो रही होगी जब हम वहाँ पर जा रहे होंगे। अल्लाह की शान है, हम क्या कह सकते हैं इस मामले में, पंखे सारों के बंद करवा रहे हैं। चले खैर,
हम आगे चलते हैं। कोई डीमोटिवेट हो गया वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने तहरीक अदम एतमाद पे रायशुमारी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपने ट्विटर पर जो है ये बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि जी कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा अगर हम देखें, हमने डिमोटिवेट की बात की, उन्होंने उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। खैर उन्होंने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने बता भी दिया और उनको कहना था कि बहुत सी सोची समझी सियासी रुकावटों के बावजूद उन्होंने बलूचिस्तान की मजमूई हुक्मरानी और तरक्की के लिए अपना वक्त और तमन्नाई को एक समत में रखा और इंशाअल्लाह एहतराम के साथ छोड़ना चाहूँगा और ख़राब हुक्मरानी की तश्कील के साथ साथ उनके मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो मीम्स बन रही थी, अभी मैं इकरा के साथ शेयर कर रहा था तो कायम अली शाह साहब की तस्वीर के ऊपर एक मीम बनी हुई थी, वो आपसे शेयर करते हैं कि वो पूछ ये रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, ये जाम कमाल आउट कैसे हो गए हैं। तो खैर हम बात करते हैं। किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत वालेकुम, बताइएगा ये कि तब्दीली बलूचिस्तान में तो आ रही है और साबिक वज़ीर आला और स्पीकर जो हैं अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, वो थोड़े से मतलब लग रहे हैं कि सख्त उम्मीदवार हैं और उन्हीं को नामजद कर दिया गया। इस वक्त कोयटा का माहौल क्या है? जी बिल्कुल, ये तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के अब मनसब के लिए जो है वो जाम कमाल नहीं बल्कि कुद्दूस बुज़िंजो का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जाम कमाल ने तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी से कबल ही जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफ़े में उन्होंने फौरी तौर पर जो है गवर्नर बलूचिस्तान को इस्तीफ़ा भेजा और वहाँ से ये इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद भी की। उनका ये कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश थी और एक लालच का एक मैदान था जिसमें वो जो है शामिल नहीं हो सकते और वो अपना जो है वो इस्तीफा देते। दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान थे जो इस ओवरऑल कैंपेन का हिस्सा थे और उनकी तरफ से अब जो है वो कुद्दूस बुज़िंजो जो कि स्पीकर हैं इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली के, उनका नाम वज़ीर आला के लिए फाइनल किया गया है, जबकि स्पीकर के लिए जान जमाली जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर मेंबर होंगे उनका नाम जो है वो फाइनल किया गया है। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास जो है जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो रायशुमारी थी उसका इजलास अब से कुछ देर बाद होने वाला है, जिसमें इस करारदाद को जो है वो निपटाया जाएगा, जबकि साथ ही साथ जो है वो नई काबीना के हवाले से भी जो है वो अहम फैसले जो है वो मुतवक्को है। तमाम तौर सूबाई वुज़रा और जो मुशीरान थे उनके कलमदान उनसे वापस ले लिए गए हैं, काबीना तहलील कर ली गई है और मजीद 2 से 3 रोज में नई काबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आप हमें बलूचिस्तान में हाल अब बनी है उस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, जाम कमाल साहब ने वॉक ओवर दे दिया ना, अगर इसको कहा जाएगा उन्होंने वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो वॉक ओवर का बहुत ज़्यादा शोर भी चल रहा था। हरभजन सिंह ने वॉक ओवर जो है ना वो कहा था शुएब अख्तर को कि जी कि आप जो है ना हमें वॉक ओवर ही दे दें क्योंकि आप लोग तो हमारे खिलाफ खेल ही नहीं सकते हैं। उसका जवाब अब दिया है शुएब अख्तर साहब ने, रावलपिंडी एक्सप्रेस ने। वो जवाब ज़रा हम आपको सुनाते हैं कि वो जवाब क्या दिया है शुएब अख्तर। हाँ बाजी, हरभजन सिंह वॉक ओवर लेना नहीं लेना? अच्छा चलो क्या कर सकते हैं, रिलैक्स यार, एंजॉय द डे एंड बर्दाश्त करो। आप चेक कर लीजिए कि बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों आपस में। अच्छा, बड़े सीरियस और वो मतलब वो सीरियस भी है और स्माइल भी उनके मुंह से आ रही है, मतलब लेकिन वो हंस नहीं रहे ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बड़े मज़े के अंदाज में उन्होंने टीज की है। खैर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस वक्त मैच हुआ पाकिस्तान जीत गया तो उन्होंने एक और ट्वीट भी की, कहा कि कहाँ हो यार, आगे क्वेश्चन मार्क था और हरभजन सिंह को उन्होंने टैग किया हुआ था, जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, कई मज़े की जो है वो ट्वीट्स इसके अंदर हो रही थी इकरा, जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नाजरीन देख भी सकते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये था कि पाकिस्तानी टीम ने भी 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर लिए हैं। हाँ, ये बहुत मज़े का था वैसे। और इसके अलावा मुझे जो तुमने कायम अली शाह वाला बताया था मुझे वो ज़्यादा मज़े का लगा था। खैर ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और ये चीज़ें ना हो रही हों तो फिर मेरा ख्याल है मैच का मज़ा उस तरह से नहीं आ रहा होता। जबकि इन सारी चीज़ों के बाद ऊपर से हम अगर देख लें कि ट्विटर पर ख़ास तौर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ था कल तो, और पाकिस्तान जिस तरह से जीता है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त। अच्छा, एक आखिरी मीम आपके साथ शेयर करके हम फिर इजाज़त चाहेंगे थी कि शोले मूवी का जो डायलॉग था वो बाबर की और रिजवान की तस्वीर है और वो पूछ रहा है कि उस सरकार कितने आदमी थे, वो कहता है कि वो कहता है कितने आदमी थे, वो कहता है सरकार सिर्फ 2, यानी कि बाबर और रिजवान। तो उन्होंने जो है वो तबाही फेर दी थी। खैर हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।